जी दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और मामला जो मैंने आपसे सवेरे उसको डिस्कस किया था, ईरान में जो कुछ हो रहा था और जो कुछ इज़राइल और अमेरिका के जो अटैक हुए हैं ईरान में, उनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। बात वहाँ नहीं रुकी है और उससे बहुत आगे चली गई है। हुआ ये है कि ईरान से लेकर पाकिस्तान तक, इवन कि जो हमारा ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पर एक इलाका जो गिलगित बाल्टिस्तान के से इलाके हैं, वहाँ पर भी इस समय पर जो शिया पॉपुलेशन रहती है, वहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। लोग सड़कों पर निकल आए हैं और हालात खराब होते चले जा रहे हैं। सो मच सो कि कराची में आज सवेरे अमेरिकन कंसुलेट के ऊपर जो वहाँ की लोकल भीड़ है, उसने हमला कर दिया है। हमला कर दिया है और ऐसा हमला किया है कि उन्होंने जो मेन गेट था पाकिस्तान की उस कंसुलेट का, जितेंद्र भाई नमस्कार आज़ाद साहब, जय सिया राम। तो हुआ क्या है, उन्होंने आग लगा दी है। आग लगाने से पहले क्या हुआ है, तोड़-फोड़ की गई। मेन गेट को पहले तो वहाँ पर तोड़ा गया, जो शीशे के जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो बैरियर्स होते हैं, वो सारे तोड़े गए अमेरिकन कॉन्सुलेट के। और उसके बाद वहाँ पर जब लोग घुसे हैं, तो मामला ये चला कि अंदर जो यूएस आर्मी के जो लोग थे, उन्होंने फायर खोल दिया। पाकिस्तानी लोगों के ऊपर अमेरिकन फोर्सेस जो कि अमेरिकन कॉन्सुलेट के अंदर थीं, उन्होंने अपने डिफेंस में फायर खोल दिया और अब तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है। मैं रिपीट कर दूं, कराची में अमेरिकन कॉन्सुलेट में सवेरे वहां की लोकल पॉपुलेशन ने हमला किया। उस हमले के नतीजे में जो लोग थे वहां पर जो जो अंदर अमेरिकन फोर्सेस के लोग मौजूद थे, उन्होंने इस लोगों के ऊपर फायर खोल दिया। नतीजन 8 से 9 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, इसकी खबर है। इसके अलावा 30 से 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब तक ये खबर आई है वहाँ से। इसके अलावा मैं आपको दिखा भी दूँगा, उसको विजुअल्स मेरे पास हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं अभी। और आप देखेंगे कि ये हालात अब खराब होते चले जा रहे हैं। तेहरान में इस समय लाखों लोग सड़कों पर हैं। खमनैनी की मौत की खबर जैसे ही आज सवेरे फैली है, उसके बाद से वहाँ पर लाखों लोग, 1-2 नहीं, लाखों लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं, आए हुए हैं और बाकायदा नारेबाजियाँ हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं उनके सम्मान में और उनके शोक में। इसके अलावा आज सवेरे जो इज़राइली हमले जारी हैं, अमेरिकी हमले वो भी जारी हैं ईरान में। और उनके नतीजे में क्या हुआ है कि जो बताया जा रहा है कि ईरानियन प्रेसिडेंट जो है, वो भी मारे गए आज सवेरे। तो जो इनके रिलीजियस लीडर थे, वो तो गए ही गए, मगर जो इनके प्रेसिडेंट थे, वो भी मारे गए आज सवेरे, ऐसा माना जा रहा है। मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर लेता हूँ, तो आपको शायद उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा लग पाएगा। लेट मी जस्ट शेयर दैट। और ओके, लेट मी जस्ट शेयर दैट। मैं आपके साथ करता हूँ इसका, लीजिए। ये देखें, ये देखिएगा। ये देखिए, मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ ये हिस्सा, जहाँ पर आप पाएँगे ये देखें। इसको अगर आपको मैं दिखा पाऊँ, जी, ये देखिएगा। ये हिस्सा है वो, ओके, ये देखें। ये वो हिस्सा है जो आग, ये जो आप बीच में देख रहे हैं हिस्सा, ऊपर वाला जहाँ पे आग लगी हुई है, मैं इसको और नीचे करके दिखाता हूँ आपको, ये शायद थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो रहा है। तो इसको मैं नीचे करके लाता हूँ आपको और दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, है ना? ये मामला ये है दोस्तों कि हाँ, ये अब ठीक हुआ शायद। तो इसको आप देखिएगा, एक बार फिर से मैं चला दूँ आपके लिए, अगर ये देखें। यहाँ से मैं आपके लिए चला रहा हूँ, एक बार फिर से अब देखिएगा इसे। तो मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ इसे, सो दैट कि आपके लिए रहे ठीक। हाँ, अब देखिएगा, ये है वो किस्सा कहानी जो मैं आपको दिखानी चाह रहा हूँ। ये देखो, ये बेसिक, ये देखिए, ये है प्रेसिडेंशियल हाउस, जिसको उड़ाया गया आज सवेरे और माना जा रहा है कि प्रेसिडेंट इसमें मौजूद थे और जिस समय पे इन पर ये हमला किया गया है, इजरायली हमला था। इजरायली सोर्सेज ये कह रहे हैं ही हैज बीन किल्ड इन दिस अटैक। देख रहे हैं आप कितने बम गिरे होंगे? ये देखिए, धुमका बना दिया भाई का मार मार के, है नहीं? अब ये देखो, 2 3 4 5 6, हे भगवान, कितने बम! वाह बाप रे बाप, बम ही बम हो गए, बम ही बम हो रहे हैं। ओके, ये है वो मित्रों, वो हमला जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो कराची की वहां पे हुआ है। कराची में अमेरिकन कॉन्सुलेट के ऊपर हुआ है। ये देखिएगा,
मैं एक सेकंड को चलाता हूँ आपके लिए। ये लीजिए। ये था वो हमला जो कराची में हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया कि 8 से लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 30 से 40 लोग घायल हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको आगे बताऊं तो एक और इसी तरह का विजुअल आए हैं जो मुझे आपको दिखाने थे। ये स्कर्दू का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है, स्कर्दू पाकिस्तान में, जहां पर यहाँ की जो मेजोरिटी है दोस्तों वो शिया मुस्लिम है। ये शिया मुस्लिमों ने आज सवेरे यूनाइटेड नेशन के ऑफिस को आग लगा दी है। यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस है उसको इन्होंने आग लगा दी है। सेट ऑफ फायर। ये देखिए, ये आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं, शायद यूएन ऑफिस को आग लगा दिया गया है। ये आपको दिखा रहे हैं इस वक्त स्कर्दू में यूएन ऑफिस को आग लगा दिया गया है। ये अमेरिकी अभी यहाँ पे ऐलान हुआ था कि अमेरिका के जो भी मफादात होंगे उनको आग लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कर्दू में यूएन ऑफिस को इस वक्त जो है आग लगा दिया गया है। अमेरिका के मफादात को आग लगाना शुरू हो गया है। यूएन ऑफिस को आग लगा दिया गया। आपको इस वक्त बराह रास्त हम दिखा रहे हैं, स्कर्दू में यूएन ऑफिस को आग लगा दिया गया है और यहाँ पर ऐलान हुआ था कि ये तो जैसा ही मैंने आपको कहा दोस्तों, ये जो सिलसिले हैं ये चल निकले हैं। तो वही बात जो मैं आपको 2 दिन से कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आपने खमेनी को मार दिया तो लड़ाई खत्म हो गई। अमेरिकन इंटरेस्ट दुनिया में जहां कहीं भी हैं वो अब खतरे में है इस समय पर। और जो सुनने में आ रहा है मेरे, वो ये है कि खुद ट्रंप भी अब मुसीबत में है। ट्रंप जो है वो अब परेशान घूम रहे हैं कि क्या किया जाए। तो ये सिलसिला चल निकला है। मैं आपको भी और भी कुछ चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग फॉर, देखिएगा, ये ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्होंने कहा था कि जीरो एनरिचमेंट यूरेनियम के लिए ईरान मान चुका है। ये फॉरेन मिनिस्टर वही हैं जिनकी मीडिएशन में जेनेवा में बातचीत चल रही थी इससे पहले कि अटैक किया गया। अटैक से ठीक पहले तक, और अटैक से ठीक पहले यूनाइटेड नेशन का जो बंदा था वहां, सॉरी अमेरिका का जो बंदा था, वो ये साहब जो मीडिएशन करवा रहे थे, और खुद ईरानियंस, उन सब ने कहा कि अब देख रहे, ओमान्स फॉरेन मिनिस्टर सेज Iran agreed to zero enrichment uranium stockpiling. Within hours, Israel and USA attacked them. It was never about the peace or uranium. It was about acting out Netanyahu's biggest bloodthirsty fantasy. This is how world sees it. मैं आपके लिए इसको चला रहा हूँ so that आप इसको खुद ऑब्जर्व कर पाए। देखिएगा, just watch it out, मित्रों। What has Iran agreed to you that they have never done before? Can you give us any sense? The single most important achievement, I believe, is the agreement that Iran will never ever have a nuclear material that will create a bomb. This is, I think, a big achievement. This is something that is not in the old deal that was negotiated during President Obama's time. This is something completely new. ये जिस डील की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये वो डील है, इसको कहते हैं JCPOA। JCPOA वो डील थी जिससे ओबामा के टाइम पर डिस्कस किया गया था, और जब ट्रंप आए थे तो वो उस डील से बाहर निकल गए थे। उसके बाद में जब बाइडेन आए थे तो बाइडेन फिर उस डील में वापस आ गए थे, JCPOA में, और ये ट्रंप अभी आए हैं, ट्रंप फिर आते ही उस डील से वॉकआउट कर गए हैं। तो बेसिकली इनकी जो नीयत थी वो हमेशा से सिर्फ इसराइल को अटैक करने की थी, पिछली बार भी, इस बार भी। आगे सुनिए। It really makes the enrichment argument less relevant because now we are talking about zero stockpiling. And that is very, very important, because if you cannot stockpile material that is enriched, then there is no way you can actually create a bomb, whether you enrich or don't enrich. And I think this is really something that has been missed a lot by the media, and I want to clarify that from the standpoint of a mediator. So explain that. So the enriched material, the things that could be used as nuclear fuel for a bomb, you're saying Iran would not keep on their own soil? They would give it up. They would give it up? They will not be able to actually accumulate
that material that will enable them to create a bomb. Where There's would no that- accumulation. So there will be zero accumulation, zero stockpiling, and full verification. That is also equally important achievement, I think, a full and comprehensive verification by the IAEA, which is the agency in charge of this file. the UN nuclear watchdog. That's So right. you're saying all enriched material would be shipped someplace else, not Russia, but No, the current stockpiles that still exist, the things that are still in Iran? I think that there is agreement now that this will be down blended to the lowest level possible. Okay. What? So, मित्रों, ये आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस सिचुएशन के बाद में कोई तुक नहीं बनता था कि हमला किया जाता। जी सुखिया जी, लगता तो यही है कि एयरक्राफ्ट का करियर जो है धीरे से अब खत्म ही होगा। बिल्कुल। देवेंद्र चंद जी, महादेव, हर हर महादेव, और जय सिया राम, जितेंद्र भाई। सो मित्रों, मैं आपके पास वापस लिए चलता हूं ताकि मैं आपको वो दिखा पाऊं कि दरअसल इस समय दुनिया बात क्या कर रही है। इससे पहले कि मैं आपको अपनी कमेंट्री भी दूं इसके ऊपर, मैं पहले आपको यही दिखा देता हूं। सो लेट मी जस्ट शो यू सम मोर थिंग्स एज टू हाउ द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इट। दुनिया कैसे देख रही है सारे सीन को। ओके, ये कह रहा है कि द वॉर वॉज लॉन्च, अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, द वॉर वॉज लॉन्च दिस वीकेंड नॉट बिकॉज देयर वाज अ ब्रेक डाउन इन द नेगोशिएशंस, रादर देयर वाज अ ब्रेक थ्रू इन द नेगोशिएशंस। आप समझ रहे हैं कि ब्रेक थ्रू हुआ इसलिए अटैक हुआ, इसलिए नहीं कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था और कोई बात नहीं बन रही थी। तो मैं आपको इसको भी सुना देता हूँ, जरा देखिएगा। यू नो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Well, now, हाँ, देखिएगा। well, now after the fact, we probably should say inevitable, because clearly the negotiations this time and the last time back in June last year were a window dressing. Clearly, the United States was involved in the negotiations and only to buy time to prepare for the attack along with Israel. They needed the time to deploy the USS Ford, apparently, and the other Armada parts in the region. And hence they were involved in the negotiations to see what's what. My sense, Adrian, is that the war was launched this weekend not because there was a breakdown in the negotiations, rather because there was a breakthrough in the negotiations. Because when the negotiations are only meant to be window dressing and they sort of start to work with the mediator, Oman, in this case, saying, wow, we have some real progress because the Iranians have come up with some serious economic proposals in addition to the nuclear proposals, something that really put the American delegation under pressure. That's when the United States and Israel decided to attack. Well, See? now after the fact, तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। दरअसल ये कि लड़ाई जो है वो बस होनी ही थी, क्योंकि लड़ाई करने का मूड था, लड़ाई करने का मूड बन चुका था। We are monitoring the reports of ongoing demonstration of the US Consulate General in Karachi and Lahore, as well as calls for additional demonstrations at UN Embassy in Islamabad. पर भाई साहब, and Consulate General पेशावर, we advise US citizens and अच्छा, आप ये वहां से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ऋषभ भाई, ओके ओके, and ensuring your step registration is up to date। भाई मेरे मामला ये है, कोई सी रजिस्ट्रेशन करवा लो। आप देखिए, मेरी बात समझिए, अमेरिकन का प्रॉब्लम है, अमेरिकन को ना पता शिया क्या होते हैं, ना पता इनको सुन्नी क्या होते हैं, ना इनको पता इस्लाम क्या है। ये अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, इनको हर बात का इलाज लगता है पावर। इनको नहीं पता कि रिवेंज की जो फीलिंग है वो कितनी गहरी होती है इनकी दुनिया में। तो ये इसीलिए आप ये देखिएगा, चाहे बात इस्लामाबाद, चाहे बात अफगानिस्तान की हो और चाहे कहीं और, जहां जाते हैं पिट के आते हैं। ये पिटते इसीलिए हैं। ईरान अटैक्ड साइप्रस, ब्रिटेन डिफेंस मिनिस्टर से, दिमाग खराब है, मेरे को नहीं लगता, आई डोंट नो। और ब्रिटेन वाले तो वैसे ही, इनको तो जो कह दिया जाएगा वही बोलते रहेंगे, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। मगर मैं आपसे बता सकता हूँ ये है दोस्तों कि आप गौर से देखिएगा, ये जो हमले हैं, जो अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर दुनिया भर में जो हमले हैं, ये अभी शुरुआत है।
और ये बढ़ेंगे। इसीलिए सवेरे आपको याद होगा हमारे प्रोग्राम में सवेरे वाला जो लंबा शो मैंने किया था आपके साथ 1 घंटा 40 मिनट का, उसमें एक अमेरिकन सज्जन आए हुए थे ना, इंडियन सज्जन जो कि अमेरिका में रहते हैं, चमचागिरी कर रहे थे जो। आप ये देखिएगा इस किस्म के लोगों के मुंह बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे। उसका कारण ये है क्योंकि जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और है, और ये हवाई जहाज़ों से आप आम जनता को नहीं चुप करा सकते। और धीरे से कहीं न कहीं पर आप ये देखिएगा ये सवाल तो उठेगा ना कि अगर लोकल पॉपुलेशन अपने लीडर्स के साथ में खड़ी है, तो आप उस रिजीम को गिराने वाले होते कौन हैं? क्या अमेरिका, क्या इज़राइल? ये सवाल फंडामेंटल है, ये सवाल फंडामेंटल है और ये किसी और पे भी अप्लाई हो सकता है। तो आज अगर कोई मान लीजिए आज ईरान की बात हो रही है, तो इसको यूँ ना मानिए कि ये ईरान की बात है, क्योंकि रूल बेस्ड ऑर्डर की जब बात की जाती है, तो भैया फिर रूल बेस्ड ऑर्डर तो सबके ऊपर चलना चाहिए ना। ये तो नहीं हो सकता कि कोई एक जो है वो रूल्स को डिफाई करके अपने रूल खुद बना लेगा और उनको वही इंटरप्रिटेशन करेगा जो उसको सूट करता है। दूसरी को इंटरप्रिटेशन की कोई बिसात ही नहीं होगी, वो किसी दूसरे की बात को सुनेगा ही नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अच्छा, दूसरी तरफ आप ये भी देखिए जिसके बारे में बहुत कम बात की जा रही है मीडिया में, आप ये देखिए ईरान की जो ईरान से जो फायर किया गया है और इजराइल में जो नुकसान हुआ है उसको लिटरली लोगों को कह कह कर उतरवाया जा रहा है। इन द सेंस कि सोशल मीडिया में जो कुछ ईरान की तरफ का जो आना चाहिए वहाँ क्या नुकसान हुआ है वो आने ही नहीं दिया जा रहा। कोई चढ़ाता भी है मान लो प्राइवेट सिटीजन, तो उससे उतरवाया जा रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कुछ तस्वीरें मित्रों की जो इस सारे सिलसिले में आई हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। लेकिन पहले हम एक बार और निगाह मार लेते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है जरा। क्या कहते हैं ये जो ये देखिए, ये रिटर साहब है, ये पाकिस्तान की सॉरी कर रहा हूँ अमेरिका की इंटेलिजेंस में भी रहे हैं, यूएस मिलिट्री में भी रहे हैं, हर जगह रहे हैं। तो जरा इनकी भी बात सुन लीजिए आप कि ये क्या कह रहे हैं। मैं जस्ट स्कॉट रेटर है इनका नाम और मैं आपको इनको चला रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। जरा देखिएगा, ये लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ इनकी बात। ये है, ये How long do you think this war will last, considering everything you've said so far? I think I'm surprised by your stance on Russia, whether they would benefit or not. I understand China does not want to see this war. Iran doesn't want to see this war. And the US and Israel are seeking regime change. How long do you think this operation will last? I think what we're going to see is the exhaustion of American military power rapidly, measured in weeks. मैं रोक रहा हूं दोस्तों आपको सिर्फ ये बताने के लिए, ये वही एग्जॉशन है, खत्म होना है मिलिट्री पावर का, जिसका मैं आपसे 2 दिन में जिक्र कर रहा हूं कि चाइना और ये रशिया मिलके इसकी यहां पर मिलिट्री कैपेसिटी को इतना कंज्यूम करवा देंगे कि कहीं और लड़ने के लिए इनके पास मसाला ही नहीं बचेगा। भाई आपको पीछे से मैन्युफैक्चरिंग भी तो चाहिए ना, चाहे थर्ड मिसाइल की हो या डिफेंस सिस्टम्स की हो, पैट्रियट की हो, वो सब आएगा। 700 मिसाइल टोटल बनती है एक साल में। जिन पागलों की तरह आप देख रहे हो जिस तरह ठोक रहे हैं, अगर कुछ बड़ा काम कर दिया ईरानियों ने तो क्या होगा इनका, जरा आप देखते जाइए। एनीवे आगे देखिए। And that creates a window of political opportunity for Russia and China to work diplomacy behind the scenes and seek an end to this conflict before it becomes the existential burn the house down. They don't want Saudi Arabian oil field struck, Azeri oil field struck, Iranian oil field struck. They want to keep the energy component out of it because both Iran and Russia benefit from energy stability. Well, they went all out. Iran just said the U.S. air base at Al-Dhafra, in the Emirates has been struck by Iranian ballistic missiles. Just came in now. I'm in the UAE, so this is in the UAE where I am now. So they've immediately, I expected it to go through, as I said, escalation ladder, strike Israel before striking U.S. bases, but they've gone after U.S. bases from the get-go. Yeah, they said they would. Does it surprise you that they went after the bases in UAE and Qatar from the get-go? No, what surprises me is we're not seeing buildings blow up behind you. Do you think they could target the city centers of Gulf nations? Did you take a look at the city center of Tehran? दोस्तों ये मैं आपको दोबारा सुनाऊंगा, पूछिए क्यों। सिर्फ इसलिए कि जरा देखिए, अपना सिटी सेंटर की बात हो, डू यू थिंक दे विल ब्लो अप द सिटी सेंटर ऑफ दोहा? और जो स्कॉट रेटर पूछ रहा है, ये सवाल जेन्युइन है कि क्या आपने तेहरान का सिटी सेंटर देखा, क्या आपने उसके साथ क्या किया है? अगर आप दूसरे का घर जला रहे हैं
और दूसरे से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके घर को कुछ ना करे, ये कैसे हो सकता है? जरा इस बात को दोबारा सुनिएगा मित्रों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। So they've immediately, I expected it to go through, as I said, escalation ladder, strike Israel before striking US bases, but they've gone after US bases from the get-go. Yeah, they said they would. Does that surprise you that they went after the bases in UAE and Qatar from the get-go? No, what surprises me is we're not seeing buildings blow up behind you. Do you think they could target the city centers of Gulf nations? Did you take a look at the city center of Tehran? But you're saying Iran could target, Gulf nations were trying to convince. So what you're saying is they will target the city centers in order to pressure Gulf nations, to pressure the US to end the war. What I'm But that's saying a- is that that's- Iran, that's this is pretty a significant, war of existential proportions. Yes. But targeting So- the city centers of the Gulf nations is Is what? Because their city center was just targeted, Mario. Is what? Targeting the cities, the city centers of nations is what? Tehran probably distance, downtown Tehran. Oh God, this is fascinating. This is fascinating. दोस्तों कितनी कमाल की बात है ना। यूट्यूबर्स होते हैं, जो सब कुछ होते हैं, सबकी रोजी रोटी होती है। कितना अजीब लगता है ना कि अपने घर में अपने घर के पीछे की जो बिल्डिंग्स हैं, अपने यहाँ का जो सिटी सेंटर है, वो बड़ा पर ओहो हमारे गल्फ कंट्रीज के सिटी सेंटर्स को टारगेट कर देंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनकी जान को पड़ी है भाई, मरने जा रहे हैं, उनकी जिंदगियां तबाह हो रही हैं, उनके यहाँ कुछ नहीं बच रहा है। आप ये कह रहे हैं कि वो आपको छोड़ दें और आप यूएस बेसिस को लेकर बैठे रहेंगे अपने यहाँ पे। आपने खाली एक जुमला बोला, हम अपने यहाँ जो है के सेंटर्स को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आपको लगता है आपकी जिंदगी बन गई, आपका काम इससे हो गया, आप इससे ज्यादा कोई बात नहीं करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट कि भाई ऐसे नहीं हो सकता ना। आप अमेरिकन को अपने घर में बिठा के उनसे आप हमारे ऊपर अटैक करवाएं और फिर ये उम्मीद करें कि हम आप पे ना करें। क्यों? क्योंकि आप थोड़ी अटैक कर रहे हैं, वो तो अमेरिकन कर रहे हैं। आई मीन कितनी अजीब बात है ये। अपने आप में कितना बड़ा भोड़ापन है किसी बात का कि कोई इस तरह के आर्गुमेंट भी रख सकता है। आई रियली वांट यू, आप एक बार जरा देखिएगा कि लोग ये ना, ये इंटेलेक्चुअल, बड़े इंटेलेक्चुअल जो है ना दुनिया के, ये इस किस्म के आर्गुमेंट रखते हैं। जरा देखिएगा, इट्स अमेजिंग। I'm in the UAE, so this is in the UAE where I am now. Yeah. So they've immediately, I expected it to go through, as I said, escalation ladder, strike Israel before striking US bases, but they've gone after US bases from the get-go. Yeah, they said they would. Does that surprise you that they went after the bases in UAE and Qatar from the get-go? No, what surprises me is we're not seeing buildings blow up behind you. Do you think they could target the city centers of Gulf nations? Did you take a look at the city center of Tehran? But you're saying Iran could target, Gulf nations were trying to convince. So what you're saying is they will target the city centers in order to pressure Gulf nations, to pressure the US to end the war. What I'm But that's saying a- is that that's- Iran, that's this is pretty a significant, war of existential proportions. But targeting So- the city centers of the Gulf nations is Is what? Because their city center was just targeted, Mario. Is what? Targeting the cities, the city centers of nations is what? Tehran probably distance, downtown Tehran just got blown up. Do you think they really give a rat's ass about what the people of Dubai and Abu Dhabi think? If they thought for a moment that by striking these centers, it puts pressure on, you want to see how fragile these Gulf Arab countries are? Up their city center. Yeah, this is a war that shouldn't have happened. And, you can say the United Arab Emirates, articulated this, that, and the other thing. No, I'm telling you right now, and you know this, that in the behind the scenes discussions they had with Trump and Israel, they said, if you're going to pull the trigger, end it, win, kill them, kill them, kill them. And the Iranians know this. So you think there's any love lost here? You think the Iranians are saying, oh, those Emiratis are our good friends. They really mean us no harm. No, they heard them articulate death to Iran to the United States behind the scenes. So I'm surprised you haven't seen buildings blow up behind you, but who knows where this goes. We're talking about the opening hours of a war, and we already see Iran following through on its promise. So
मित्रों, जैसा मैंने आपको कहा, ये वो चीजें हैं, सुमन भाई प्रणाम, ये वो बातें हैं जिनको आपको गौर कीजिएगा। ये इंटेलेक्चुअल स्टफ है जो दुनिया में इस समय पर बात हो रही है। लोग अपने अपने पक्ष में कैसे आर्गुमेंट रख रहे हैं, कैसे आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसे आर्गुमेंट्स को अवॉइड कर रहे हैं। जो नहीं सुनना चाहते उसको अवॉइड करते हैं। क्यों? वो हमारे को हार्मफुल। सी, नैरेटिव इज ऑल अबाउट सूटेबिलिटी। कौन सा वाला नैरेटिव हमको सूट करता है वो नैरेटिव अच्छा है, जो नैरेटिव हमको सूट नहीं करता है वो अच्छा नहीं है। राइट? चलिए और आगे देखते हैं कि दुनिया कैसे देख रही है इस अटैक को। मित्रों, दिस इज गोइंग टू बी फैसिनेटिंग, आई एम टेलिंग यू, दिस इज एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। जरा देखिएगा, ये है वो पाकिस्तानी मेरे भाई जिन्होंने आग लगाई है स्कर्दू में। ये वाला सीन है दोबारा से, है ना? ओके, ये देखिए, इजराइल में 75 टाउन्स को इस समय पर निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से। मैं आपके लिए इसको भी चला देता हूँ। And the Israelis, I think that's what the calculation now is. Regime preservation. Could you get a more pragmatic figure presiding over this regime? Sure. Aaron, I just want to break in for a moment because we're looking at live pictures in the air over Tel Aviv, and obviously, as many people know or maybe don't know, there is an Iron Dome that Israel uses as its missile defense system, and we're seeing it working now. But in some places and instances, it does not work, and I believe this is one missile feasibly that has broken through the Iron Dome. And the Israelis, I think that's what the calculation now is. Regime preservation. Could you get a more pragmatic figure presiding over So, आपने देखा कि क्या ओके, देख लीजिए आगे। this regime? Sure. Pragmatic figure presiding over this regime? Sure. Aaron, I just want to break in for a moment because we're looking at live pictures in the air over Tel Aviv, and obviously, as many people know or maybe don't know, there is an Iron Dome that Israel uses as its missile defense system, and we're seeing it working now. But in some places and instances, it does not work, and I believe this is one missile feasibly that has broken through the Iron Dome. And the Israelis, I think that's what the ओके, आगे देखते हैं मित्रों। ये मैं आप देखिए, आपको लाइव तस्वीरें भी मिल रही तेल अवीव से। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल कुछ नहीं कर रहा है, मगर ये मैं आपको कह सकता हूं, ये जो तस्वीरें हैं इनको आप गौर से देखिए। इनमें से अब कोई जिंदा नहीं है, ये सब के सब मर चुके हैं, सब के सब मर चुके हैं। सो आगे देखें, और मैं आपको और घटनाएं को दिखाता हूं जो चल रही हैं। तेहरान ने कह रहे हैं बाढ़ आई हुई है, तेहरान में बाढ़ आई हुई है, पानी की नहीं लोगों की। ये देखें, जरा देखिएगा मित्रों, मैं आपको आपके लिए दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो लोग हैं जिनसे ट्रंप ये उम्मीद लगा रहे थे कि जैसे ही हमारी बमबारी खत्म होगी, आप लोग बाहर आए और हमला करें और सरकार को अपने हाथ में ले लें। ये उनकी और और वो चाह रहे हैं, ये लीजिए, तालिबान कमांडर है जनाब, ये आपके सामने जो है ना, ये तालिबान कमांडर है, और ये धमकी दे रहे हैं इस समय पर कि हम पाकिस्तान में घुसेंगे इस्लामाबाद पर और इनको सबको कब्जे में ले लेंगे। आइए, ये इनकी भी सुन लीजिए जरा। داخل رو داو میدان مون چلنج از برایشان داخل رو داو میدان مون ما برای شما چنان پاسخ دادیم و بدتر از او این متيقن باشید که ما پاکستان و اسلام آباد فتح میکنیم باذن الله. این چلنج
तो ये हालात हैं इस समय पर इस पूरे के पूरे रीजन में, जहां पर एक हमारे क्या कहते हैं पाकिस्तान जो है वो अटका पड़ा है अफगानिस्तान के साथ में, जाहिर है किसी के इशारे पर, ऐसे ही लग रहा है। और ओके, और ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। एक और खबर सुनिए, ओबामा, हिलरी क्लिंटन और जॉन ब्रेनन, इन्होंने मेल जोल किया, आपस में घालमेल किया, आपस में कोलैबोरेशन की, और ईरानी रजीम के साथ में ब्लैकमेल किया गया उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए, बिकॉज ईरान को ये मालूम था कि जो कि उन्होंने ये कह रहे हैं, इनका दावा है कि बिन लादेन के बॉडी डबल को मारा गया है। मेंबर्स ऑफ कांग्रेस वर आल्सो पेड टू कीप दिस सीक्रेट, सबको पैसे दिए गए थे कि अपना अपना मुंह बंद रखो। विसल ब्लोअर है जो ये कहती है कि भाई ये जो बिन लादेन है वो असली नहीं मारा गया है, उन्होंने बॉडी डबल को दिखाया है मारे हुए। आइए मैं आपको इसकी सुनाई देता हूँ कहानी, ये भी देख लीजिए। कमाल है, दुनिया का भाई कहाँ जा रही है। सुने, that the entire operation to take out Osama bin Laden was orchestrated with Hillary Clinton. So Hillary Clinton goes off, she sends out SEAL Team 6. They don't tell Obama. They say, Obama, you're going to have to deal with this, because they've been hiding Osama bin Laden in Iran. And apparently, I mean, even CBS News punted the story back. And Iran knew about it. And Iran knew about it. They were hiding him there. Back in 2010, CBS News punted a story because they thought it would be harmful to Barack Obama. So it was actually known, but they dropped the ball. So what ends up happening is you have the SEAL Team 6 goes in, Hillary orders the hit, and then Iran sends Osama bin Laden down to that hideout where he was supposedly hiding, but then they switch him out last minute. Yes. SEAL Team 6 goes in there and they kill the decoy. And now they go up in the air, they finish their mission, but now they all know that they didn't kill Osama bin Laden, but America, everyone's celebrating in front of the White House that very moment. So now you've got a serious problem on your hands. And Iran says, guess what? We're going to tell the world that you lied to your people unless you send us the money. Is that basically what we're talking about in a nutshell here? In a nutshell, that's exactly what happened. And the implications of this, you know, the administration in cohorts with Iran protecting bin Laden. And I have to say, I just heard the audio clip this morning of a congressman. He will be named, I won't name his name right now, who is not a good guy, who is on these audio tapes with Allen talking about, well, let's hold off killing Osama bin Laden until the time is right so we can use him as a trophy. The word trophy wasn't used. You heard a congressman say that. Yes, I did. I heard it. I don't have the file. They have it. It's being released. It's given to the congressman last night. Media has it as well. They're hopefully soon they'll release it. But I heard this. I heard that on the audio that they said, hold Osama until we're ready. And then what happened was Iran last second, like you were saying, last minute decided to take Osama out. And so there was a decoy, a double, whatever it was. When the SEAL Team 6 team came in to kill Osama, they had direct orders not to take the body back home. You saw with Saddam Hussein, it was all over the place. You know, his pictures were everywhere. They took the body, they did a DNA test, confirmed it was Saddam Hussein. But with bin Laden, it was never happened. It never happened. They told them to basically throw his body parts over the mountains, which in the news media, they said it wasn't, they dropped his body in the water, which by the way is haram, which Allen explains, having lived in the Middle East over 20 years. He said, that's haram. When you bury a Muslim, you bury them in the ground and their head faces Mecca. There is no way that they would ever, as a Muslim, and John Brennan being director of the CIA would know that because he's Muslim himself. He would know not to ask them to drop it off over the mountains. So the Navy, the SEAL Team 6 knew what was going on. And I'm sure they knew they were in big trouble. And obviously they were all slaughtered and all left to die by this not this administration, by Obama administration. And what happened, like you said, Iran on audio tapes, it's going to come out, of making deals with the Obama administration and Joe Biden's administration saying,
if you do not send us $152 billion, we will release this information and you will not get reelected. So what Now, did Obama do? You mentioned that money, but I also heard Perot say there was $2 billion that was also earmarked. So I don't mean to interrupt you, but please continue. No, that's exactly what I was going to get to. Exactly. So there was $2 billion in cash that was sent from America to Iran. That $2 billion on audio is recorded. I haven't heard it, but I know we have it. Is that the administration said that $2 billion cash is going to go back to the Americans, back to the politicians in order to keep their mouth shut. So they sent, $150 billion, but $2 billion in cash so it can come back and take care of the people who are keeping this massive treasonous secret. So $2 billion gets redirected of that $153 billion, gets redirected back to the United States. I can only assume that some of the people on that phone call were recipients of that dirty money, perhaps that congressman, perhaps John Brennan, Hillary Clinton. What are your thoughts? That's right. And actually, there's also a lot of documents that points Clinton Foundation with terrorism in the Middle East, and also McCain's foundation also implicated. This is explosive. And once the congressman is going to go through this evidence, there's a plethora of it. Once he realizes that this is legitimate, that this intel is coming from a source who is credible, not only that, Gary, but there are other operatives who have confirmed this information, specifically to Charles Woods, which I'm sure the congressman will speak to as well. So the implications of this is treason. Hang them. I'm sorry, I'm a Christian, but you are treasonous traitor. Gallows, hang on the own gallows that you have set for us, our Americans. This is you in America. We protect our military men. We protect them. We don't let them die. We don't call off search and rescues. We don't call off CCO missions to rescue them out of Benghazi. This is absolutely disgusting. And I have a feeling that the mainstream media is not going to want to cover this, but they're going to have no choice because this information is already viral. That's why we released it last night. It went viral. The American people want to know what's going on, what has happened under our noses, how much were we lied to. We want to know the truth. It's time to know the truth. And Hillary Clinton and the Obama administration have known that there is a chance that this will come out. There is a hot chance this will come out. And that is why they never wanted President Trump to win. He wasn't supposed to win, according to them. They were trying to steal it from him. That's why they're trying to impeach him. That's why they're doing anything, even crashing an economy with a pandemic, COVID, to make sure that he doesn't get reelected. He will get reelected in Jesus' name. And when these documents do come out, when the congressman asks to hold hearings, subpoenas will come out. I'm ready. I don't know if you got your popcorn ready, Gary, but I got my popcorn ready for justice in this country. This 2020 has been crazy, but hopefully it's full of justice. And I want to look at that the entire operation to take out. मित्रों, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आपने सुन लिया होगा। मैं अब आपको क्या कहूं? मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा बॉन्डर है जो आपने अभी भी सुना है। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं आपको दोबारा सुनाऊं। इसलिए नो वीडियो ऑफ ऑल यू आर प्रेजेंटिंग मीन्स क्या मतलब? सर जी नो वीडियो, मैं समझा नहीं क्या? दादा नो वीडियो, ओनली ऑडियो, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। ओ अरे आई एम सॉरी मित्रों, तुरंत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आई एम वेरी सॉरी, मेरा ध्यान नहीं गया, मैं चूंकि दूसरी स्क्रीन पर था तो मेरा ध्यान नहीं गया। लीजिए, मैं अभी शेयर कर लेता हूँ। ये कैसे हो गया मुझे समझ नहीं आया, बट लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू। मैं दोबारा शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। ये लीजिए, स्क्रीन शेयर हो गई है। आई अपोलोजाइज मित्रों, ये देखिएगा और अब देखिएगा फिर से। दिस इज एब्सोल्युटली हिलेरियस, नॉट हिलेरियस, फ्रस्ट्रेटिंग। जरा देखिए, ओसामा बिन लादेन के केस में हमें क्या नहीं बताया गया है। बता रहे हैं कि बॉडी डबल को मारा गया है, वो भाई तो जिंदा था। जरा सुनिए। That the entire operation to take out Osama bin Laden was orchestrated with Hillary Clinton. So Hillary Clinton goes out, she sends out SEAL Team 6. They don't tell Obama. They say, Obama, you're going to have to deal with this because they've been hiding Osama bin Laden in Iran. And apparently, I mean, even CBS News punted a story back. And Iran knew about it. And Iran knew about it. They were hiding him there
back in 2010, CBS News punted a story because they thought it would be harmful to Barack Obama. So it was actually known, but they dropped the ball. So what ends up happening is you have the SEAL Team 6 goes in, Hillary orders the hit, and then Iran sends Osama bin Laden down to that hideout where he was supposedly hiding, but then they switch him out last minute. Yes. SEAL Team 6 goes in there and they kill the decoy. And now they go up in the air, they finish their mission, but now they all know that they didn't kill Osama bin Laden, but America, everyone's celebrating in front of the White House that very moment. So now you've got a serious problem on your hands. And Iran says, guess what? We're going to tell the world that you lied to your people unless you send us the money. Is that basically what we're talking about in a nutshell here? In a nutshell, that's exactly what happened. And the implications of this, you know, the administration in cohorts with Iran protecting bin Laden. And I have to say, I just heard the audio clip this morning of a congressman. He will be named, I won't name his name right now, who is not a good guy, who is on these audio tapes with Allen talking about, well, let's hold off killing Osama bin Laden until the time is right so we can use him as a trophy. The word trophy wasn't used. You heard a congressman say that. Yes, I did. I heard it. I don't have the file. They have it. It's being released. It's given to the congressman last night. Media has it as well. They're hopefully soon they'll release it. But I heard this. I heard that on the audio that they said, hold Osama until we're ready. And then what happened was Iran last second, like you were saying, last minute decided to take Osama out. And so there was a decoy, a double, whatever it was. When the SEAL Team 6 team came in to kill Osama, they had direct orders not to take the body back home. You saw with Saddam Hussein, it was all over the place. You know, his pictures were everywhere. They took the body, they did a DNA test, confirmed it was Saddam Hussein. But with bin Laden, it was never happened. It never happened. They told them to basically throw his body parts over the mountains, which in the news media, they said it was they dropped his body in the water, which by the way is haram, which Allen explains, having lived in the Middle East over 20 years. He said that's haram. When you bury a Muslim, you bury them in the ground and their head faces Mecca. There is no way that they would ever, as a Muslim, and John Brennan, being director of the CIA, would know that because he's Muslim himself. He would know not to ask them to drop it off over the mountains. So the Navy, the SEAL Team 6 knew what was going on, and I'm sure they knew they were in big trouble. And obviously they were all slaughtered and all left to die by this administration, by Obama administration. And what happened, like you said, Iran on audio tapes. मैं एक सेकंड के रोक रहा हूं दोस्तों, सिर्फ ये बताने के लिए कि जो वो कह रही है कि सबको मरने के लिए छोड़ दिया गया, ये वो उन जो नेवी सील के जो मेंबर्स थे उनकी बात हो रही है। नेवी सील के मेंबर्स को आपको मालूम होगा, जो नेवी सील्स के मेंबर्स थे जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारा था, उन सबको मर्डर किया गया था बाद में, एक को मारा गया था, कोई बचा नहीं उनमें से। सो ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए। आगे देखिए। It's gonna come out of making deals with the Obama administration and Joe Biden's administration, saying, if you do not send us $152 billion, we will release this information and you will not get reelected. So what did Obama do? You mentioned that money, but I also heard Perot say there was $2 billion that was also earmarked. So I don't mean. आप समझ रहे हैं ये क्या हुआ है? ईरान ने $152 बिलियन इनसे मांगे, कहा कि भैया ये नहीं दोगे तो हम तुम्हारी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक कर देंगे और तुम्हारा री इलेक्शन नहीं होगा। ओबामा के टाइम की बात है, जब ये ओबामा और हिलरी क्लिंटन थे वहां पे, तो बता रहा है कि वो 152 भेजे गए, जिनमें से 152 क्यों? क्योंकि जो 150 हम ईरान के लिए और जो बचे हुए 2 बिलियन है वो वापस ईरान देगा कैश में, सो दैट कि उनको फिर उन कांग्रेसमैन को बांटा जा सके जिनके पास ये जानकारी थी और जो इस बारे में अपना मुंह बंद करें, उसके लिए। आगे देखिए। I mean to interrupt you, but please continue.
No, that's exactly what I was going to get to. Exactly. So there was $2 billion in cash that was sent from America to Iran. That $2 billion on audio is recorded. I haven't heard it, but I know we have it. Is that the administration said that $2 billion cash is going to go back to the Americans, back to the politicians in order to keep their mouth shut. So they sent, $150 billion, but $2 billion in cash so it can come back and take care of the people who are keeping this massive treasonous secret. So, okay, so $2 billion gets redirected of that $153 billion, gets redirected back to the United States. I can only assume that some of the people on that phone call were recipients of that dirty money, perhaps that congressman, perhaps John Brennan, Hillary Clinton. What are your thoughts? That's right. And मैं फिर रोक रहा हूं और आपको याद दिला दूं, इसमें अब जो बातचीत आ रही है इसको जरा गौर से सुनिएगा। इसमें जिक्र आ रहा है रेसिपिएंट में से किसका? क्लिंटन फाउंडेशन। क्लिंटन फाउंडेशन को याद रखिए, ये हमारे को कैसे सूट करता है ये नैरेटिव, और जो ये क्लिंटन फाउंडेशन का नाम है, क्लिंटन फाउंडेशन वही है जिसने ये मोहम्मद यूसुफ जो अभी भागा है बांग्लादेश से, उसको नोबेल दिलाने में मदद की थी। और अभी जब ये साल पहले गया हुआ था यूनाइटेड नेशन, तो क्लिंटन फाउंडेशन में ही इसका फंक्शन किया गया था, जहां पर उसने बांग्लादेशी छात्रों को दिखाया था कि देखो जी, ये कोई एकदम से हुआ नहीं था, ये बच्चे साल भर से मेहनत कर रहे थे मुझे पावर में लाने के लिए। दिस इज हाउ इट वर्क। एनीवे, आगे देखिए। And actually, there's also a lot of documents that points Clinton Foundation with terrorism in the Middle East, and also McCain's foundation also implicated. This is explosive. And once the congressman is going to go through this evidence, there's a plethora of it. Once he realizes that this is legitimate, that this intel is coming from a source who is credible, not only that, Gary, but there are other operatives who have confirmed this information, specifically to Charles Woods, which I'm sure the congressman will speak to as well. So the implications of this is treason. Hang them. I'm sorry, I'm a Christian, but you are a treasonous traitor. Gallows, hang on the own gallows that you have set for us, our Americans. This is you in America. We protect our military men. We protect them. We don't let them die. We don't call off search and rescues. We don't call off CCO missions to rescue them out of Benghazi. This is absolutely disgusting. And I have a feeling that the mainstream media is not going to want to cover this, but they're going to have no choice because this information is already viral. That's why we released it last night. It went viral. The American people want to know what's going on, what has happened under our noses, how much were we lied to. We want to know the truth. It's time to know the truth. And Hillary Clinton and the Obama administration have known that there is a chance that this will come out. There is a hot chance this will come out. And that is why they never wanted President Trump to win. He wasn't supposed to win, according to them. They were trying to steal it from him. That's why they're trying to impeach him. That's why they're doing anything, even crashing an economy with a pandemic, COVID, to make sure that he doesn't get reelected. He will get reelected in Jesus' name. And when these documents do come out, when the congressman asks to hold hearings, subpoenas will come out. I'm ready. I don't know if you got your popcorn ready, Gary, but I got my popcorn ready for justice in this country. This 2020 has been crazy, but hopefully it's full of justice. And मित्रों, ये था वो सब जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। आई होप कि आपने देखा होगा कितना बड़ा स्कैंडल है जो इस समय ये चल रहा है। अगर मैं आपको इस बात से थोड़ा सा आगे और ले चलूं और ये देखूं कि और कुछ क्या चल रहा है, ये तो एक सब्जेक्ट से अलग बात होगी जो हम बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर इसमें बोल रहे हैं, निखात अब्बास रिपोर्ट कर रही हैं कि अटैकिंग सिविलियंस होपिंग टू हील द इकोनॉमिक क्राइसिस विद द यूएस डॉलर्स, दिस क्लियरली स्टेट्स पाकिस्तान सोल्ड द उम्मा वंस अगेन। आप समझ रहे? आप जरा सुनिएगा कहानी इनकी क्या हो रही है। पाकिस्तानियों ने उम्मा बेच दिया फिर से। अमेरिका जो है, जरा दोबारा चला रहा हूं आपके लिए, हाँ सुनिएगा। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे
तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते। अमेरिका जो है क्या बात है, क्या बात है। तो इससे पता लग रहा है, ये दोस्तों ये तेहरान नहीं है, ये देखिएगा ये लखनऊ है, ये लखनऊ है जहां पर ये समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस समय पर ये हालात चल रहे हैं, तो ये मामला चलिए आप भी क्या याद करेंगे। जीवन में बहुत आनंद है आजकल। देखिए कि वो हमारे जैसे कमजोर आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है। ओके। बहुत बड़े बड़े नाटक है भाई इस्लाम के नाम पे। हाँ लेकिन मैं जो दिखाना चाह ये देखिए, ये है मित्रों, ये है। जरा देखिए क्या ये, इसको आप क्या कहेंगे? आओ ना, मेरा कहना यह है मित्रों कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो ईरानी लोग हैं जो इस नंबर में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आपको नहीं लगता है कि ये भी खतरा है कि ईरान इस भीड़ के ऊपर बमबारी कर दे? तो यहाँ भी तो इनके लीडर्स ही बात कर रहे हैं। सो आई रियली रोहित कुमार जी, मेरा नाम महेश है, महेश्वर नहीं, मेरा नाम महेश दत्त है। सो जी, शॉकिंग रेवलेशन, वाकई में शॉकिंग रेवलेशन है धनंजय भाई। नेवी सील्स एवरी, अच्छा ये तो पुरानी बात है, आई थॉट यू वुड नो इट, मुझे लगा आपको मालूम हुई ये बात। नेवी सील्स ये तो कई साल पुरानी बात है, वो बहुत जल्दी मार दिए गए थे जब ओसामा बिन लादेन मरा है। उसके आने बाद वाले 2 सालों के अंदर अंदर वो खत्म हुए थे सारे, एक करके सब खत्म हुए थे, और बाकायदा रिपोर्ट हुआ था उनका मारा जाना, रिपोर्ट हुआ था अखबारों में, मैं तो अखबार के जरिए जानता हूँ, अखबार में आया था उस टाइम पर। तो वो ये इट्स अ पब्लिक नॉलेज कि उन मारे गए थे, मगर ये कभी भी नहीं पता लगा कि उनको मारने वाला कौन है। और आप जानते हैं कि राज रखने वाले, राजनीतिकों का राज रखने वाले कभी जिंदा नहीं बचते, उनका जाना ही होता है। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको इस चीजों का सबूत दे देंगी। तो आइए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको देखूं, आपको दिखा सकूं कि कुछ और भी चीजें अगर जो इसमें आपके सामने आ सकें। देखिएगा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा पाऊं। देखिए और क्या चल रहा है दुनिया में, वो भी निगाह में आपकी रहे। ओके, ये जो यूएस अटैक ने किया गया है उसमें 40 लोग मारे गए हैं, बता रहे हैं 40 लोग ईरान के मारे गए हैं। ओके एंड हाँ ये है पाकिस्तान वाला सीन। देखिए ये लीजिए, ऐश करें। We want to take you to Karachi. These are the latest pictures from the port city in Pakistan, where clashes are underway with police after hundreds of protesters stormed the US consulate there in Karachi. It's turned violent. Just a few moments ago, we saw pictures of protesters throwing stones at the police on the ground there. These are the latest pictures. The cameraman keeps having to move away when the protesters get closer. But the authorities are saying that at least 6 people have been killed in those clashes, and they're also talking about at least 8 people wounded. Yeah, absolutely. These are
live pictures that we've got now for you, which shows that the situation in Karachi remains very tense and volatile. You can see volleys of tear gas dispersal agents being fired by the police to try and clear these crowds who have, the reporting suggests, tried to storm the US consulate in Pakistan. The reporting from the AP says 6 have been killed as Shiites stormed the US consulate. Of course, the Ayatollah Ali Khamenei of Iran was a Shiite leader for the 90 million Iranian citizens, and the Shiite religious sect of Islam approximates to about 200 to 250 Muslims around the world. Significant populations in Iran, of course, Iraq, Azerbaijan, as well as we're seeing here in Pakistan, Bahrain, and other nations. This will be in response, of course, to the killing of the Ayatollah, and will lead to concern from many other nations that have significant Shia populations. जी देखा आपने, ये है मौजूदा हालात। ये अभी 1:30 बजे की सीन है, 1:30 बजे के लाइव सीन्स हैं जो आपने देखे हैं, जो इस समय कराची में चल रहे हैं। तो ये सब कुछ खत्म होने वाला कहीं नहीं है दोस्तों। ये लीजिए, आपको दिखाता हूं मैं, ये लार्ज मॉब ISIS और हिजबुल्लाह के झंडे उठाकर ये घूम रहे हैं अमेरिकन कंसुलेट लाहौर में। ये देख लीजिए, ये लीजिए, आप इनका भी आनंद लीजिए जीवन में। ये देखिए, ये लाहौर के सीन है। जी मित्रों, तो ये हालात हैं जो इस समय लाहौर में चल रहे। तो आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में इस समय पर प्रोटेस्ट की लहर चल रही है और कोई रोकने रखने वाला नहीं है, इनको कोई भी रोकने वाला नहीं है। एंड ओके 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 और सुन रहे हैं, ये लीजिए, ये धमकी जरा सुनिएगा। ये धमकी दी जा रही है कि इजराइल ने ये कहा अमेरिका को कि हमारे पास न्यूक्स हैं और अगर तुमने जाकर ईरान पर हमला नहीं किया तो हमने जाके वहां न्यूक्लियर बम डाल देने। जरा सुने। And so Trump said, bombing Iran might actually save us from the start of World War III if it keeps the Israelis from using nuclear weapons. So according to your source, the Israelis told the president of the United States that if he did not use the United States military power to bomb the nuclear facilities in Iran, Israel, acting on its own, would use nuclear weapons. Yeah. Do you see why there's a problem with that statement, John? Yeah. Because they've never admitted that they've had them. That's right. So you're telling me that they just admitted to... इजराइल ने कभी भी औपचारिक रूप से ये नहीं माना है कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। यहाँ पर वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप को कह रहे हैं कि अगर तुमने ईरान पर हमला करके उसको खत्म नहीं किया तो हम उसके ऊपर न्यूक्स डाल देंगे। अब आप जरा कल्पना कीजिए, और ये तब हो रहा है जबकि औपचारिक रूप से इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। अब जरा दोबारा देखिए। Nuclear weapons. Yeah. Do you see why there's a problem with that statement, John? Yeah. Because they've never admitted that they've had them. That's right. So you're telling me that they just admitted to the president of the United States that they have nuclear weapons and we still do not have them in the IAEA treaty. I mean, if Israeli nuclear whistleblowers are to be believed, yeah, they've had them. They started working on them in the 50s. They got them around the late 60s or the early 70s. Look at Mordechai Vanunu. Mm-hmm. You know, he wasn't charged for treason for nothing. That's the guy who they hid in Rome with the honeypot. Yeah. Yeah. 86. मैंने कुछ नहीं कहा मित्रों, मैं तो खाली आपको दिखा रहा हूं जो सच है वो सामने आ रहा है। होले होले धीरे धीरे पोली पोली आ रहा है बाहर, देखते जाइए। ये देखिए 300 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ तेहरान, ये न्यूक्लियर साइट नहीं है दोस्तों, ये वो है जहां पर
क्या नाम है उसका, IRGC का जो कमांड मिसाइल हेडक्वार्टर था जहाँ पे ये मिसाइल रखते थे, वो एरिया है जिसे किस तरह से उड़ाया गया है वो भी देख ही लीजिए। जहाँ इतना देख रहे हैं तो उसको देखने में क्या तकलीफ है नहीं। आइए मैं एक लम्हा दीजिएगा मुझे, मैं इसको आपको ये लीजिए। आइए तो बेसिकली क्या है, ये मिसाइलों का स्टॉक पाइल जो है IRGC का, ये वो स्टॉक पाइल उनके मुताबिक वो जला रहे हैं, ये उन्होंने जला दिया है बम मार के। ये अच्छा, इस बीच में देखिए प्रोटेस्टर्स के हेडशॉट लिए गए हैं, सिर पे निशाना लगा गोली मारी गई है, ऑलरेडी मारे गए हैं। ये कराची के सीन है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि उनके बाकायदा सिर का निशाना लगा के गोलियां मारी गई हैं, देखिएगा। अमेरिकियों ने हमला कर दिया। बहादुरी का टाइम फ्रेम तब तक के लिए था जब तक कि इन पे गोली न चले। अब गोली चली तो भाग ले सारे भाग लिए। इसी बीच में जो इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है तेहरान में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये ईरानियन प्रेसिडेंट मारे गए हैं, ये है वो एयर स्ट्राइक जिसको मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। वो मारे जा चुके हैं, अब ये मोरलेस कंफर्म हो रहा है। ये देखिए, ये बेसिकली दोनों वो प्लेन स्ट्राइक्स है, उसी के विजुअल से, इसलिए आपको साउंड नहीं आ रही है ना। ये आपको मैंने शुरू में भी दिखाया था, दिस इज हाउ इट इज। तो ईरान पर जो आज ये भी हमले उनके जारी हैं, और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो सड़क पर निकल आए हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब आप ये भी देख लीजिए कि इस सारे के सारे हमले पर जफरी जाक साहब ने क्या कहा है। जफरी जाक साहब को by Israel. There's also a very strong Zionist hold over these governments. These governments are suborned by Israel. They're blackmailed by Israel. They're bribed by Israel. They have weapon systems and intelligence activities with Israel. They use Pegasus and other spy materials. So there's a military-industrial alliance that is at work here that's also very powerful, in which Israel is actually a protagonist, not just another member of the U.S. hegemonic club. So part of this is pro-Israel, and it's the domestic politics. When Trump gave his State of the Union speech, there was one standing ovation in the Congress, and that's when he talked about how evil Iran was. The U.S. Congress is owned and operated by the Zionist lobby. It's not an exaggeration. That's just a literal fact. Every congressman can explain it to you. Yeah. If they deviate from the lobby, they will face retribution. They will face primary opponents. They will face vilification. If they go with the Israel lobby, they get treats and trips and benefits and campaign contributions and the like. And so this is and it's linked to the CIA, Mossad, and the military-industrial complex, which is pervasively powerful. It runs the United States, actually. That's how it is. यही एक सच है जिसको लोग मानने में इनकार करते हैं। लेकिन मित्रों, आप जरा सोचिए कि आपको ये कैसे पता लगेगा एग्जैक्टली, सिवाय हम राइटअप में जो सुनते रहते हैं कि दरअसल अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है तो होगा क्या। आइए मैं आपको उसको भी एक झलक दिखाता हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा तो क्या होगा, आइए दिखाते हैं। ये न भूलिएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कल रात को बंद किया जा चुका है। कल सोमवार है, आने वाला कल सोमवार है। सोमवार को सवेरे जब बाजार खुलेंगे आपको पता लगेगा कि तेल का रेट कहां जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय बाजार ने इस पर कैसे रिएक्ट किया है। आइए देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है आपको।
If Iran blocks the Strait of Hormuz, what impact will it have on the entire world, and which country will be affected the most? First, let's understand what the Strait of Hormuz actually is. It is a small area of just 33 kilometers located between Iran, Oman, and the UAE. It is a narrow sea passage through which almost 20% of the world's oil supply flows, nearly 17 million barrels every day. This oil comes from 8 countries located in the Persian Gulf, including Iran, Iraq, Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, and the UAE for the United Arab Emirates. Saudi Arabia, Kuwait, and Qatar, 90% of their oil exports pass through this narrow route to reach the rest of the world. If Iran blocks the Strait of Hormuz, following countries will suffer the most damage. First is India, because it imports 85% of its oil, and 60% of that comes from Middle Eastern countries like Iraq, Saudi Arabia, Kuwait, and the UAE. Fuel prices in India would skyrocket, and as a result, everything related to oil and all industries would face severe disruption. Industries could shut down, there would be job losses, and the economy would be severely affected. The second most affected country would be China. China is the world's largest oil importer, bringing in 10 million barrels of oil every day. 40% of China's oil imports pass through this Strait of Hormuz. Although China has built oil pipelines with Russia and Central Asia, they don't even fulfill 20% of its energy needs. So, if the Strait of Hormuz is blocked, China's economy could suffer a massive blow. And if China's economy is shaken, its effects will be felt all over the world. The third most affected country would be Japan, as it imports 90% of its oil, and 75% of that passes through the Strait of Hormuz. The fourth most affected country would be Saudi Arabia. 80 to 90% of Saudi Arabia's oil goes to the rest of the world through Strait of Hormuz, while only 10% goes to Europe via its Red Sea coastline. So if this choke point is blocked, Saudi Arabia's economy will be heavily impacted. Imagine that a country suddenly loses 80 to 90% of its revenue. What would happen to it? Something similar could happen to Saudi Arabia. There's also a high chance that Saudi Arabia might send in its military to reopen the route, and that could make the situation even worse. Fifth is Pakistan, which gets about 90% of its oil through the Strait of Hormuz. This oil meets around 27% of the country's energy needs. So if the route is blocked, prices in Pakistan could rise sharply. But there's an interesting twist. Since Pakistan shares a border with Iran, and several government reports suggest that 35% of Pakistan's diesel comes unofficially from Iran. So if the strait is blocked, Pakistan might turn to Iran for oil, either quietly or through an official deal. Next in line is the UAE, because as nearly as 72% of its oil exports rely on this Strait of Hormuz, the country does have a backup option, the Habshan Fujairah pipeline, which allows it to bypass the strait and export up to 60% of its oil. But for a major economy like the UAE, losing the remaining 40% would still be a serious blow. Next comes the European countries like France, Germany, and Italy, which on average get 10% of their oil through the Strait of Hormuz. A blockade here would hit them hard as well. Globally, experts warn that oil prices could soar past $150 a barrel, causing widespread inflation and possibly triggering a major global recession. So this small 33-kilometer area holds enough power to shake the entire world. If Iran... तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, जरा आप सोचें कि हम किस जगह पर जाके फंसे हैं, ऐसे क्यों हुआ है और ये हालात कौन लेकर आया है और क्यों लेकर आया है। बहुत बढ़िया अभय भाई, जय माता दी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या खबर दे रहे हैं आप भी गजब की। देखिए हमारे अभय भाई नई खबर लेकर आए। ये देखिए कि गुरु जी एक ऑयल टैंकर उड़ा भी दिया है ईरान ने, तो और ये किसका था, ये भी देखा जाना चाहिए कि ये किसका था। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं दोस्तों, बेहद इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। मैं आपको ये कहूंगा कि निगाह बनाए रखिए, अगले अपडेट पर मैं बहुत जल्दी आपके पास लौटूंगा। एक कप चाय पीने का मेरा भी मन हो रहा है क्योंकि 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा है, तो लेट मी हैव अ कप ऑफ टी, आई विल कम बैक टू यू विद मोर अपडेट्स एज व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि देखिए मैं आपको बैठकर यहाँ पर कहानियां सुनाता हूँ, कोई फायदा नहीं है। सच्चाई ये है कि मुझे आपको देना चाहिए सच, जो एज इट इज हो रहे हैं राइट नाउ, वो आपको सोशल मीडिया से बेहतर कहीं नहीं मिलने वाले, और इसीलिए मैं उनको निकाल कर आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको ये तमाम चीजें एक जगह पर मिल जाए। सी यू वेरी सून दोस्तों, बाय बाय फॉर नाउ एंड टेक केयर।